हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो कि ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे जो बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को जरूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अदर बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये तो एक कॉमन टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो कि लगभग सभी क्लासों में पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना क्या है। ठीक है, यानी कि इस वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। संगठन का मतलब तो हो गया वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, वो तो हो गया संगठन में। और वायुमंडल की कैसे कैसे परतें पाई जाती हैं, उसकी रचना कैसी है, उसको हम संरचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान के चलिए ये कोई घर है, ये उसका मेन गेट हो गया, साइड से ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियां हो गई, इधर पास में दो कमरे बने हुए हैं पीछे की साइड में, बीच में एक बरामदा है, इधर रसोई लैट्रिन बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। तो अगर कोई पूछे कि इस मकान का संगठन क्या है, तो संगठन का मतलब क्या हुआ कि ये मकान बना किन किन चीजों से है, जैसे बजरी, सीमेंट, ईंट, पत्थर। तो ये चीजें तो किसमें आ गई भाई, इसके मकान के संगठन में, अर्थात इन चीजों से ये बना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना कैसी है, इस संरचना इसकी एक आयताकार उसमें बना हुआ है या वर्गाकार में बना हुआ है। इसके आगे मेन गेट है, पीछे एक बरामदा है, साइड में सीढ़ियां हैं, दो कमरे बने हुए हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, आकृति हो गई, रचना हो गई। उसी तरीके से वायुमंडल किन किन तत्वों से बना है, वो तो वायुमंडल का संगठन हो गया। और वायुमंडल की आकृति कैसी है, अर्थात कैसे कैसे उसमें परतें पाई जाती है, वो उसकी क्या हो गई, रचना। तो सबसे पहले मैं आपको वायुमंडल के बारे में बता देते हैं। वायुमंडल की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन। देखिए दोस्तों, वायुमंडल के संगठन की बात करें कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है। वायु का आवरण, और वायु का जो आवरण पाया जाता है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, उसे ही हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण, अब वायु के आवरण का मतलब क्या हुआ, वायु क्या है, वायु का अर्थ होता है गैसों का मिश्रण। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण को ही क्या कहेंगे, वायु कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण या गैसों का आवरण। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी मुख्य तत्व हैं जो वायुमंडल के संगठन में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वायुमंडल में सबसे पहली चीज जो है वो है गैसें। सबसे पहली चीज क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। इसके संगठन का सबसे मुख्य अवयव जो है वो गैसें हैं। अब गैसों में जो सबसे मुख्य गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन, N2। N2 की जो मात्रा है वो 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। दूसरी मुख्य गैस है ऑक्सीजन, O2, इसकी जो मात्रा है वो 21% है। ठीक है, एक और मुख्य गैस है जिसको कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। इसके अलावा एक और मुख्य गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा 0.03% है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और गैस पाई जाती है ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ही ओजोन का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, वायुमंडल की गैसों में 99% गैस तो दो ही है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा ऑर्गन के बारे में कई बड़े कंपटीशन एग्जाम से पूछा जा चुका है। ऑर्गन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, तो 0.93%, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, तो 0.03%।
इसके अलावा कुछ हल्की गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन इत्यादि गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। दूसरा जो मुख्य तत्व है वायुमंडल के संगठन में वो है जल वाष्प। दूसरा मुख्य तत्व क्या है? जल वाष्प। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल का भाग है, चाहे वो मिट्टी या वनस्पतियों की नमी हो, तालाब हो, झीलें हो, सागर हो, महासागर हो, नदियां हो, उनसे जो पानी होता है ना, वो पानी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा ऊपर जाता है। ये से ठीक है, ये पानी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा कहां जाता है? हमारे वायुमंडल में जाता है। अगली बात समझ में, और वायुमंडल में जाकर ये फिर जलवाष्प के रूप में विद्यमान हो जाता है। ठीक है, इसी से जो बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, कोहरा हो पड़ता है, वो सब जलवाष्प के ही रूप कहलाते हैं। ठीक है, बरसात, ओला, कोहरा, तुषार, पाला, ये सब क्या है? ये जलवाष्प के ही रूप है। तीसरी जो मुख्य चीज पाई जाती है वायुमंडल के संगठन में वो है धूलकण। तीसरी मुख्य चीज क्या है? धूलकण। ये धूलकण क्या है? वायुमंडल में बहुत ही सूक्ष्म, बारीक से कठोर तत्व कण पाए जाते हैं, उन्हें ही धूलकण के अंतर्गत रखा जाता है। अब धूलकणों में हम समुद्री नमक, राख, धुआं, छोटे छोटे मिट्टी के कण, इनको हम शामिल करते हैं। अब इन धूलकणों का बड़ा विशेष महत्व है, यानी कि जब ये जलवाष्प और धूल के कण आपस में मिल जाते हैं तो जलवाष्प और धूल के कणों के मिलने से संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और इन बादलों से क्या होती है? फिर बारिश होती है। ठीक है ना, तो धूल कणों का बारिश कराने में बड़ा विशेष महत्व है। जलवाष्प और धूल के कण मिलने से ही संघनन की प्रक्रिया होती है और बादल बनते हैं, बादलों से बरसात होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं आसमान का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है, वो नीला कलर जो दिखाई देता है उसके पीछे धूल कण का ही हाथ है। धूल कणों की वजह से ही हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, अर्थात भगवा कलर दिखाई देता है, वो लाल कलर भी धूल कणों की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल के संगठन में मुख्य रूप से हम तीन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं: गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। ठीक है, गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रतिशत आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट ईयर के पेपर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार पूछ लेते हैं, और कंपटीशन में तो कई बार आ ही चुका है। ठीक है, और ये पूरा एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन के रूप में फर्स्ट ईयर के पेपर में आता है। वायुमंडल का संगठन संरचना पर टिप्पणी लिखें, वो भी आता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 याद रखना, ऑक्सीजन का 21, ऑर्गन का 0.93, CO2 का 0.03। ठीक है, जलवाष्प और धूल के कण, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। तो ये तो हुआ वायुमंडल का संगठन। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ऊपर से भी साफ कर देता हूं टॉपिक को। देखिए, अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है, अभी हमने बात की थी वायुमंडल के संगठन के बारे में, अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। देखिए, ये हमारी पृथ्वी, देखिए पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले वायुमंडल की जो परत मिलती है, पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत है, उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है, वो परत क्षोभ मंडल पाई जाती है। यानी पृथ्वी की सबसे पहली जो नजदीकी परत है, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है, वो क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो दूसरी जो परत है वो है समताप मंडल। दूसरी परत क्या है? समताप मंडल है, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके बाद जब हम ऊपर गए
तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बर्फ पाई जाती है वो है मध्य मंडल। ठीक है, फिर दोस्तों जब हम ऊपर जाएंगे तो 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बर्फ पाई जाती है वो है आयन मंडल। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार वायुमंडल की जो परतें हैं, इसमें अब सबसे लास्ट की जो परत है ऊपर की वो है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो पाई जाती है वो ये क्षोभ मंडल की परत है। दूसरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तीसरी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है वो है 50 से 80 के बीच में जो परत है वो है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। 80 से 640 किलोमीटर के बीच में जो परत पाई जाती है वो आयन मंडल है, आइनोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे लास्ट में बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, 640 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये वायुमंडल में कुल टोटल 5 परतें एक के बाद एक पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन परतों में तापमान की स्थिति क्या रहती है, यानी जैसे जैसे हम इन परतों में जाते हैं ऊपर की ओर तो तापमान की क्या कंडीशन रहती है, टेम्परेचर की क्या स्थिति रहती है, वो मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे ये 0 डिग्री टेम्परेचर की रेखा है, इसके दाहिनी साइड में चलेंगे तो तापमान बढ़ेगा अर्थात प्लस में होगा, और बाईं साइड में चलेंगे तो तापमान माइनस में होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो देखिए जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाना शुरू करते हैं, क्षोभ मंडल में, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि यहां से हमने बढ़ना शुरू किया तो तापमान घटने लग जाता है। क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, और ये तापमान जो है 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल में जो ताप का मान है वो ऊपर जाने पर घटेगा, ना कि बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप का मान घटेगा, और ये कितना घट जाता है, इसमें -80 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे इस क्षोभ मंडल के बारे में बताएंगे तब और इसके बारे में वर्णन करेंगे, अभी तो मैं केवल ताप की स्थिति बता रहा हूं। ठीक है, तो तापमान घटता है 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही क्षोभ सीमा, यहाँ 2 किलोमीटर की एक सीमा और है 18 से 20 किलोमीटर के बीच में, इसे बोला जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है, इसे क्षोभ सीमा बोलते हैं। यहां से जैसे ही ऊपर बढ़ना शुरू किया तो ताप का मान बढ़ता है। जैसे ही समताप मंडल में ऊपर गए तो ताप का मान बढ़ेगा, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का ऑब्जर्वेशन करती है, अर्थात उनको अवशोषण करती है। तो यहां पहुंची और यहां पहुंचने पर तापमान बढ़ गया समताप मंडल में, 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, समताप मंडल के अंदर। इसके बाद जैसे ही ऊपर मध्य मंडल में प्रवेश किया तो ताप का मान फिर घटने लग जाएगा, और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। किसमें? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में तापमान क्या होगा? -100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, वायुमंडल में जो सबसे कम तापमान पाया जाता है वो मध्य मंडल में पाया जाता है। इसके बाद फिर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ना शुरू किया तो ताप जो है बढ़ने लग जाता है। आयन मंडल में ताप का मान बढ़ेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणों का यहाँ पर अवशोषण होता है। तो ये क्या है? तापमान की स्थिति है वायुमंडल में। क्षोभ मंडल में तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा, -80 तक पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे जैसे समताप मंडल में ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फिर घटता है मध्य मंडल में, -100 तक पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद आयन मंडल में, उसके बाद वायु मंडल में बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही वायुमंडल की परतों में तापमान की स्थिति क्या बनती है। तो ये तापमान की स्थिति है। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे एक एक करके परतों के बारे में और उनकी विशेषताएं। देखिए,
ये हमारी पृथ्वी। देखिए पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। बीच में विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। अब देखिए अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, ये क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करें, मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल की पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा से जो इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है, ठीक है। भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। क्षोभ और ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर है। अब क्षोभ मंडल में विशेषता, मैंने सबसे पहली विशेषता आपको उसमें बताई थी जब तापमान बताया था कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ताप का मान घटता है और ये जो ताप का मान है प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। प्रति 1000 मीटर, 1000 मीटर कह लो या 1 किलोमीटर कह लो, प्रति 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तापमान घटेगा। ठीक है दोस्तों, और इसे बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। सामान्य ताप पतन दर कितनी है वायुमंडल की? तो वो है प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री माइनस में जाएगा, ठीक है। तो तापमान घटेगा। दूसरा, जो पृथ्वी की सबसे इंपॉर्टेंट अगर वायुमंडल की कोई परत है तो वो क्षोभ मंडल ही है, क्योंकि जितनी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, ठीक है, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बादल का बनना, बादल यही बनते हैं, बिजली का कड़कना, बरसात का होना, चक्रवात आना, तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहां घटित होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए पृथ्वी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये क्या है? परत है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर ही हमने क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद की जो परत है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वो है समताप मंडल, ठीक है दोस्तों। अगली जो परत है वो कौन सी है? समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर एक 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, 18 के बाद 2 किलोमीटर ऊंची एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। इस क्षोभ सीमा जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाता है। तो 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल हो गई, 18 से 35 किलोमीटर समताप मंडल के अंतर्गत है, क्योंकि समताप मंडल कहां तक है? 50 किलोमीटर तक है। 18 से 35 किलोमीटर के बीच में एक गैस की परत पाई जाती है, जिस गैस का नाम है ओजोन गैस। 18 से 35 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन गैस की, कई बार किताबों में बहुत से टीचर्स ने या कई किताबों ने लिख दिया ओजोन मंडल। ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन एक गैस की परत है, ध्यान रखना। समताप मंडल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वी के लिए ओजोन गैस। क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है
सूर्य जो है, सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनमें से एक बहुत ही हानिकारक किरण है जो कि सूर्य से आती है, जिसे कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये जो ओजोन गैस है यहां पर अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और इनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। यही कारण है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का यहाँ क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, तो इनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। ये किरणें इतनी हानिकारक होती हैं कि अगर ये पृथ्वी तक आ जाएं तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान ग्रह होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये पराबैंगनी किरणों से क्या रक्षा करती है? हमारी ओजोन गैस। आजकल जो गर्मी बढ़ रही है उसमें ओजोन परत के क्षरण का बहुत बड़ा वो हाथ है, क्योंकि ओजोन परत धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। हम लोग जो एसी, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसमें से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC गैस निकलती है, जिसकी वजह से इस ओजोन गैस की परत में क्षरण हो रहा है और ओजोन गैस की परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है और सूर्य की कुछ पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आने लग रही है। ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ अमेरिका जैसे बड़े देश जो वायुयान चलाते हैं, कोंकण वायुयान जैसे बड़े यान चलाते हैं, उनकी वजह से भी ओजोन गैस में थोड़ा गिरावट आ रही है। ठीक है ना, तो ये समताप मंडल के बारे में हुआ। इसके अलावा जो वायुयान होते हैं, वायुयान, वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। कहने का मतलब ये जो क्षोभ सीमा है ना, क्षोभ सीमा और समताप मंडल यहां उड़ते हैं वायुयान। ठीक है, वायुयान कहां उड़ते हैं? क्षोभ सीमा। अगर ऑप्शन, ये प्रश्न कई बार बन गया है और ज्यादा बड़े लेवल के पेपर में आता है कि वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं, तो अगर ऑप्शन में क्षोभ सीमा दे रखा है तो अपन क्षोभ सीमा करेंगे, लेकिन अगर क्षोभ सीमा नहीं है तो अपन समताप मंडल लिखेंगे। तो वायुमंडल, अगर मंडल की पूछे वायुयान की, तो वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समताप मंडल के बारे में हुआ। आगे हम बात करेंगे तीसरी परत की। देखिए 50 किलोमीटर यानी समताप मंडल तक हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर की जो परत है, किलोमीटर पे, वो है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में सबसे बड़ी विशेषता, वायुमंडल का सबसे निम्नतम तापमान कितना? -100 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल का सबसे निम्नतम तापमान किसी परत में पाया जाता है तो वो मध्य मंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। हम कई बार उल्काओं के बारे में पढ़ते हैं। उल्काएं, जो उल्का पिंड होते हैं वो भी हमें मध्य मंडल में ही दिखाई देते हैं, अर्थात मध्य मंडल में आने के बाद वो उल्का पिंड धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर तापमान सबसे कम पाया जाता है। कम पाए जाने का कारण क्या है? कि यहाँ पर सूर्य की किसी भी प्रकार की किरणों का कोई अवशोषण नहीं होता है। ये जो मध्य मंडल है ये सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी है, अर्थात यहां से पार हो जाती है किरणें, यहाँ रुकती नहीं है, अवशोषण नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर तापमान जो है कम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगली परत है 640 किलोमीटर पर, अंतिम परत बोलेंगे इसे, क्योंकि इसके बाद जो बाह्य मंडल है उस बाह्य मंडल के बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 80 से 640 के बीच, वो है आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 के बीच है। यहां पर क्या होता है? एक तो सूर्य से आने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का अवशोषण, रेडियो एक्टिव किरणों का यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान ज्यादा पाया जाता है। और धीरे धीरे क्योंकि अब सूर्य के नजदीक पहुंचने लग गया वायुमंडल, तो जैसे जैसे और नजदीक जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसके अलावा पृथ्वी के जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह
वो उपग्रह भी इसी क्षोभ मंडल सॉरी आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। पृथ्वी के जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो भी कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। हम जो दूरदर्शन पर, रेडियो पर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं टीवी वगैरह पर, वो टीवी पर और रेडियो पर प्रोग्राम जो आते हैं वो इन्हीं उपग्रहों की वजह से आते हैं। मौसम वगैरह की जो जानकारी मिलती है इन्हीं उपग्रहों की वजह से आती है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की कौन से परत में छोड़े जाते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की आयन मंडल नामक परत में छोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो मंडल है वो बहिर्मंडल है, बाह्य मंडल है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल की ही प्रॉपर जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार देखिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को देखने पर आपको वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अगर कोई और शंका मन में रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे दूर करने की। थैंक यू सो मच।